राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं नन्हे पहलवान। नन्हे पहलवान जी राम राम। राम राम जी। नन्हे पहलवान जी, महाराष्ट्र का रिजल्ट आ गया और जो आशा थी उससे बहुत ज्यादा अच्छा आया है जी। हम लोग भी बड़े डरते डरते 160 से लेकर 180 सीटों तक का अनुमान लगा रहे थे। नहीं, मैंने 180 से 210 दी थी। आपने दी थी, पर बाकी जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो 160 से 180 ही बता रहे थे। ठीक। अब बात यह है कि अब इसके बाद क्या? जो समाचार महाराष्ट्र से मिल रहे हैं उसमें ऐसा बताया गया है कि शिवसेना के काडर और जो 20 विधायक शिवसेना से चुन के आए हैं उनमें बहुत ज्यादा निराशा है और उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी तो पूरी राजनीति ही खत्म कर दी। उद्धव ठाकरे की मूर्खता ने शिवसेना की 40 साल की पूरी लेगेसी, पूरा जो राजनीतिक विरासत उनको अपने पिताजी से मिली थी, उसका उन्होंने सत्यानाश कर दिया। आज शिवसेना की, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की यह दशा है कि हिंदू सपोर्ट तो पूरा जा चुका है, वो तो रिजल्ट ही बता रहा है, और मुस्लिम का कोई भरोसा नहीं है कब तक साथ है। आप मुसलमानों के भरोसे कितने दिन पॉलिटिक्स करेंगे? तो ऐसे में उनको लग रहा है कि उन्होंने तो उद्धव ठाकरे के साथ रह के बहुत बड़ी गलती कर दी। और महाराष्ट्र में इन दिनों ये चर्चा है कि उद्धव ठाकरे के 20 में से 18 विधायक वो पाला बदलना चाहते हैं और बीजेपी ने से उनकी बातचीत चल रही है और बीजेपी ने उनको कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए रोक के रखा है कि अभी अभी नया नया जनादेश आया है, अभी सरकार भी नहीं बनी है, सरकार बन जाती है उसके बाद देखेंगे। और बीजेपी इज इन नो हरी और शिवसेना के ज्यादातर विधायक और सांसद भी शिवसेना छोड़कर, उद्धव भाव की शिवसेना छोड़कर बीजेपी में आने का मूड बनाए हुए। सबसे पहले तो इस पे आप क्या कहेंगे, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन? महाराष्ट्र इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है ना बाबा जी, उसने पूरे इंडिया अलायंस मतलब मैं एनडीए छोड़ के जितनी पार्टियां हैं, वो चाहे नॉर्थ इंडिया की हो, सेंट्रल इंडिया की हो, चाहे साउथ इंडिया की पार्टीज हो, उन सबको पैनिक मोड में डाल रखा है। साउथ इंडियन पार्टीज अभी फिर भी थोड़ा सा सरवाइव करेंगी कुछ दिन और, पर सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया की जितनी पार्टीज हैं उनके पतन के दिन शुरू हो गए 23 तारीख से। 23 तारीख को दिन में 2 बजे जो अखिलेश यादव का हाल था, आपने देखा कि अखिलेश यादव कैसे ऊल जलूल बयान दे रहे थे, और पिछले 3 दिन से जैसे वो बयानबाजी संभल और एटा पे किए। एटा संभल पे तो उनकी बौखलाहट स्पष्ट दिखाई दे रही है जी। प्रॉब्लम क्या है? सवर्ण हिंदू पहले भी समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं था, थोड़ा सा था, वो मतलब फ्लक्चुएट होता है, वो जातीय आधार पे। इनका मेन वोट बेस था ओबीसी प्लस मुसलमान प्लस यादव। मोदी जी ने वो ओवैसी आ गया, ओबीसी तोड़ लिया है। नॉन यादव ओबीसी आज अखिलेश यादव को छोड़ के बीजेपी में जा चुका है। सवर्ण पक्के तौर पे बीजेपी में हो गया है। अब मैं आपको बात बताता हूं, हमारे गांव के मुसहरों का हाल आपको बताता हूं। हमारे गांव के महादलित में आएंगे। हमारे गांव के हर एक मुसहर के छत पे आज पक्का मकान, पक्का शौचालय, उनकी बस्ती में 3-4 सरकारी नल, बिजली, प्रॉपर बिजली, खंबे और कनेक्शंस,
नहीं, मैंने सुना ट्रांसफार्मर अलग से उनकी बस्ती के अलग लिए लगाया ट्रांसफार्मर गया। लगा 25 केवीए का। मैं जरा उन लोगों के लिए बता दूं जो शायद पूर्वांचल के मुसहर समाज के बारे में ज्यादा न जानते हो, ये ट्राइबल्स हैं और दलितों में भी महादलित हैं। जी। अगर सोशल हायरार्की में देखा जाए तो हमारी जातीय व्यवस्था में आई थिंक जो सबसे निचले पायदान पे अशिक्षा, गरीबी, कुछ साल पहले तक तो खाना बदोश एक जगह टिक के रहते ही नहीं थे। ये क्रिमिनल ट्राइब के रूप में पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज थी, एक जगह टिक के नहीं रहते थे। अब इन्होंने 20-25 सालों से एक ही गांव में टिक के रहना शुरू किया है। तो इनको ना गांव से दूर बसाया जाता था। आमतौर पे जो मेन बस्ती होती तो उससे आधा पौना किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर इनके बसने के लिए जगह दी जाती थी। तो वहां तक बिजली नहीं होती थी, सड़क आने नहीं जाने होती की थी, सड़क नहीं रास्ता होती थी। पगडंडी कुछ नहीं होता था। तो अब उनके लिए स्पेशल बिजली की लाइन बिछाई गई है, और उस चूंकि दूर है, अगर यहां से मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर लाइन जाएगी तो फिर वोल्टेज की प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो सरकार ने बकायदा उनके लिए अलग से ट्रांसफार्मर लगाया है उनकी बस्ती के लिए। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो 2024 के इलेक्शन आपको मैं बता दूं, और सारी पार्टियां पैसा बांटती हैं और यहाँ हमारे यहाँ पैसा शरेआम चलता है, लेकिन बीजेपी ने तो इस बार ऐसा कैंडिडेट गाजीपुर से दे दिया था कि उनके तो क्या कहने हैं। तो मुसहरों ने हर एक कैंडिडेट जिसने पैसा दिया उससे पैसा लिया, लेकिन वोट बीजेपी को किया। और जब पूछा गया कि भैया क्यों दे रहे हो बीजेपी को वोट, तो बोला पक्का मकान दे, इस खड़ंजा की जगह इंटरलॉकिंग ईटा बिछ गया, बिजली आ गई, ट्रांसफार्मर लग गया, शौचालय, बाथरूम, पीने को साफ पानी, और वाटर पाइपलाइन का कनेक्शन का काम चल रहा है, उज्ज्वला योजना में एलपीजी, सब मतलब हर एक सरकारी योजना प्लस राशन। तो उनकी तो सारा, उनके तो घर का सिस्टम चेंज हो गया। तो अखिलेश यादव के हाथ से वो भी चला गया। अब अखिलेश यादव के पास बचा क्या है? सिर्फ मुसलमान और यादव। तो अगर वो संभल और एटा पे ये बयानबाजी नहीं करेंगे तो मुसलमान उनको कई दिन उनके सिर पे बैठेगा और कई दिन उनको सिर पे बैठाएगा। जी। अब आ जाते हैं उद्धव ठाकरे पे। सेम प्रॉब्लम उद्धव की है भाई। मुसलमान कभी भी शिवसेना, यूबीटी या शिवसेना का तो वोटर था नहीं, वो तो एंटी शिवसेना वोटिंग किया, सारी जिंदगी एंटी बीजेपी वोटिंग किया। आज तो वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उद्धव ठाकरे एंटी बीजेपी एंटी हिंदू एजेंडा चला रहे हैं तो आज उद्धव ठाकरे के साथ है। लेकिन कै दिन टिकेगा? मुसलमान ने तो एक चुनाव के लिए बस प्रयोग किया था, जैसे कुंदरकी में। हाँ, सेम वही अलतकिया है। आप हमारा एजेंडा चलाओगे हम आपको वोट देंगे, आप हमारा एजेंडा नहीं चलाओगे आपको वोट हम नहीं देंगे। सिंपल मुसलमान का वोटिंग का यही पैटर्न है। अब आ जाते हैं उद्धव ठाकरे पे। नहीं, एक मेरा एक सवाल है। अगर कांग्रेस ने और शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को अपने गठबंधन में न लिया होता, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बोल रहा हूं कि एक तरफ बीजेपी की 3 पार्टियां थी बीजेपी के साथ, एक तरफ कांग्रेस और शरद पवार अकेले होते, शिवसेना को कोई ना पूछता, अकेले लड़ते मान लीजिए, तो भी क्या मुसलमान उद्धव को वोट देता? बिल्कुल नहीं देता। आपको लगता है देता? नहीं। तो इसका मतलब उद्धव को जो मुस्लिम वोट मिला है वो इसलिए मिला क्योंकि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे। कांग्रेस को यह बात अब समझ में आई है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उद्धव जैसी एक फूके हुए कारतूस, एक ऐसी लायबिलिटी उन्होंने अपने सिर पर बिठा ली जिसके पास अपना कोई वोट बैंक बचा ही नहीं था। हिंदू तो वो छोड़ के आए थे, वो तो एकनाथ बाउल, शिव सेना और बीजेपी ले गई। उद्धव के पास था क्या? उद्धव कह रहे थे हम मुझको मुख्यमंत्री चेहरा बनाओ, मैं सबसे ज्यादा सीटें लड़ूंगा। तो कांग्रेस को अकल आ गई है। कांग्रेस उनको आज लात मारे या कल लात मारे ये तय है। आपको याद है हमने एक वीडियो बनाई थी चुनाव में, जब सीटों का बंटवारा चल रहा था तो हम लोग कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे को इतनी सीटें देके भी कांग्रेस गलती कर रही है। बहुत बड़ी गलती थी। रिजल्ट सामने। यस। वैसे आप एक बात बताइए ना, चलिए उद्धव ठाकरे की बात तो हम कर ही रहे हैं, एनसीपी शरद पवार का क्या भविष्य है? एक तो उनकी उम्र मायने रखती है राजनीति में। मैं बताऊं आपको, जब हम
महाराष्ट्र का दौरा कर रहे थे, तब तक भी हमें पब्लिक से बात करके, आपको याद होगा जब मराठों से हम बात करते थे, उस वक्त तक जरा भी हमें अंदाजा नहीं था कि शरद पवार की इतनी बुरी दुर्गत होने जा रही है। तो शरद पवार का सारा वोट वाकई अजीत पवार के पास चला गया। मराठों का वोट कहां कहां गया? अजीत पवार के पास गया और एकनाथ भाऊ शिंदे के पास गया। जी। आज की तारीख में सबसे बड़ा मराठा लीडर महाराष्ट्र में यदि कोई है तो वो एकनाथ शिंदे है। तो ये तो तय मान लीजिए कि कांग्रेस बहुत जल्दी उद्धव ठाकरे को लात मार देगी। अच्छा चलिए, मैं आपसे, हम वापस आ जाते हैं ना, आप उन 18 विधायकों के भविष्य की बात कर रहे थे। एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए सामने दो जहाज खड़े हैं, एक मीडियम साइज का जहाज और एक टाइटैनिक जैसा बड़ा लग्जरी है, तो आप किस पे बैठेंगे? निश्चित रूप से टाइटैनिक पे बैठेंगे। वो वाला टाइटैनिक नहीं जो डूब गया, मतलब एक बड़ा मेडिटेरेनियन क्रूज अगर होगा तो मैं उस पर बैठूंगा। ठीक है। उद्धव ठाकरे का एक तो जहाज छोटा है, ऊपर से उसमें छेद है, इंजन उसका सीज हो चुका है, मोबिल उनकी गाड़ी में है नहीं, डीजल का लेवल बस एकदम आखिरी सांस है। ऐसे जहाज पे आप कै दिन यात्रा कर लेंगे? और जब आपके पास ऑप्शन है बड़े जहाज पे जाने का, वो जहाज जो हर एक चीज हर एक कैपेसिटी में बड़ा है, साइज में बड़ा है, पावर में बड़ा है, इंजन बड़ा है, क्रू अच्छा है, भोजन की वैरायटी ज़्यादा है, उसके जो रूम्स हैं वो लग्जरी एकदम 5 स्टार होटल जैसे रूम्स हैं, आप क्यों किसी घटिया सड़क छाप सिंपल छोटे शिप पे यात्रा करेंगे? तो आज उद्धव ठाकरे की पार्टी वही एकदम छोटी सी, बिना वोट बैंक के, बिना वोट बेस की पार्टी बन के रह गई है। उद्धव ठाकरे ने अपने जीवन में एंटी हिंदू बन के जो, भाई मतलब उद्धव ठाकरे ने अपने जीवन की इससे बड़ी गलती वो कर सकते थे? सिर्फ चंद वोटों के लिए, जो वो, अच्छा वोट भी नहीं मिला, बात होती ना कि मुसलमानों का गुणगान करके और हिंदुओं को गाली देके और उलेमा काउंसिल का एकदम चरण वंदन करके अगर उनको वोट मिले होते और वो मुख्यमंत्री बने होते, या भाई वो गठबंधन में रहते और उनकी सरकार बन जाती, तो भी हम एक बार कहते कि चलो ठीक है, अगले ने भाई कम से कम सत्ता में तो आए। मिला क्या? अच्छा, अपने तो डूबे डूबे, कांग्रेस और एनसीपी को भी डुबा दिया। आज कांग्रेस जब अपना मंथन करेगी, जब इस पूरे इलेक्शन को, महाराष्ट्र इलेक्शन को जब कांग्रेस इवैल्यूएट करेगी, तो वो कहेगी कि उद्धव ठाकरे को साथ लेके हमारा जो मुसलमान वोट बैंक था वो भी खिसक गया। अब व्हाट डू यू थिंक, अब उद्धव ठाकरे का क्या भविष्य है? मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे अब बहुत जल्दी वापस हिंदू समाज से माफी मांगेंगे। अगर उनको राजनीति में बने रहना है तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, वापस से अपने पिताजी और अपने दादाजी वाली लाइन पे आना पड़ेगा। गोल टोपी त्याग के मराठी टोपी पहननी पड़ेगी और वापस बाला साहब ठाकरे वाले रुतबे में आके, जब तक वापस कट्टर हिंदू नहीं बनेंगे और वृहद हिंदू समाज से घूम घूम के, मैं तो बल्कि कहूंगा कि उद्धव ठाकरे को पूरे महाराष्ट्र में पदयात्रा करके सबसे माफी। अब आपने एकदम सही बात कही है, उद्धव ठाकरे को प्रायश्चित करना चाहिए, माफी यात्रा, और अपनी पार्टी का बिना शर्त एकनाथ भाऊ की पार्टी में पहली बात तो विलय करना चाहिए, और प्रायश्चित करते हुए पूरे महाराष्ट्र में पैदल नंगे पैर यात्रा निकालनी चाहिए, पद यात्रा, अगर उन्हें राजनीति करनी है तो। बाकी अगर राजनीति नहीं करनी है तो ऐसे ही वो चरण वंदन करते रहे मुसलमानों के। आदित्य ठाकरे इस बार बड़ी मुश्किल से 10-12-13 हजार वोट से जीता है, अगली बार वो सीट भी फंस जाएगी। उधर बाबा सिद्दीकी के जाते ही निशान सिद्दीकी सीट हार गए, सोच लीजिए। आदित्य ठाकरे कई दिन की गाजर मूली हैं, इनको भी अगली बार जनता लात मार देगी, हरा देगी, हार जाएंगे। और जिस दिन आदित्य ठाकरे चुनाव हारेंगे उस दिन शिवसेना उद्धव भाव ठाकरे की पार्टी, इसका मतलब उद्धव ठाकरे को हिंदू जनता से माफी मांगनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। अब तो जो नुकसान हो चुका वो हो चुका। देखिए, हिंदू समाज, महाराष्ट्र का जो हिंदू समाज है वो तो उद्धव ठाकरे को निष्कासित कर चुका है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कल्याण सिंह से बड़ा हिंदू हृदय सम्राट कोई बनेगा, कोई बन पाएगा?
वैसा कद्दावर नेता है जिसके वाकई। नाम से है, लोग कहते हैं ना पेशाब से हाँ। दिए जलते थे, जिधर चले जाते थे गुंडे बदमाश नहीं नहीं, माफिया के- असल में कोई हिंदू हृदय सम्राट इस देश में हुआ है, ही वॉज माननीय कल्याण सिंह जी। उतना रौबदार नेता समाजवादी पार्टी में गए थे, क्या मिला? क्या हश्र हुआ था? वो चारबाग के रेलवे स्टेशन पे आपने और मम्मी ने देखा था कि अकेला एक आदमी खड़ा है, अरे ये तो कल्याण सिंह जी। ये जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं नन्हे पहलवान, मैं आपको बताऊं, मैं इसको पहले भी कई बार बता चुका हूं, आज से करीब 20 साल पुरानी बात या 15 साल पुरानी बात। नहीं 15 साल पुरानी बात नहीं है, ये बात है 2001, 2, 3, 4 की। क्यों? हम लोग लखनऊ रहते थे और आप लोग लखनऊ से अप डाउन करते थे बनारस। एक बार मैं और मेरी पत्नी नन्हे की माँ, हम लोग लखनऊ से बनारस की एक ट्रेन पकड़ने के लिए 9 बजे के आसपास, कोई आई थिंक काशी विश्वनाथ रही होगी, काशी विश्वनाथ 11 बजे आती थी, हम लोग उसको पकड़ने के लिए आए थे। तो लखनऊ चारबाग के पुर्च में एक वाइट एम्बेसडर के पास एक आदमी नितांत अकेला खड़ा था, कार के पास अपनी। मैं और मेरी पत्नी जल्दी जल्दी जा रहे, तो अचानक उस व्यक्ति को देख के मैं ठिठक गया। तो हम दोनों रुक गए। हमारे से उनकी दूरी रही होगी यही कोई 5 मीटर, 15-20 फुट। 5 मिनट तक हम उस आदमी को खड़े होकर देखते रहे। वो आदमी एकदम अकेला खड़ा था, आई थिंक किसी की वेट कर रहे थे। ऑल अलोन। अच्छा, हमारे जैसे सैकड़ों लोग उनके बगल से आए गए, किसी ने नोटिस, हम दोनों ने तो फिर भी नोटिस किया, दूर तक खड़े होकर उनको देर 5-7 मिनट तक देखते रहे। ही वॉज मिस्टर कल्याण सिंह, वो आदमी जो कि इस भारत में हिंदुओं का सबसे वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स, वो जिसने वन ऑफ द टॉलेस्ट नहीं, टॉलेस्ट जलवा था। जो जलवा आज योगी जी और मोदी जी का मिला के है ना, उससे ज्यादा अकेले कल्याण सिंह का था 90s में। गाजीपुर जिले के एक माफिया के गुर्गे को, अरुण झा साहब एसपी थे गाजीपुर, उन्होंने, वो बहुत बड़े माफिया थे, उनके गुर्गे को गंजा करा के, उसका मुंह काला करा के, जूते की माला पहना के, गधे पे बैठा के, बस उस एक मोहल्ले का चक्कर मरवा के छोड़ दिया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, फिर उन माफिया जी का वो रुतबा, वो जलाल फिर कभी हुआ नहीं। कल्याण सिंह का वो रुतबा था कि आप सोच नहीं सकते कि अच्छे अच्छे माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए थे या जेलों में थे। बिना परमिट की सारी बसें और बिना कागज के सारे ट्रक या तो थानों में खड़े थे या उन माफियाओं के घरों में खड़े थे, और अपनी जान बचाने के लिए छत्तीसगढ़, बिहार और बंगाल और उड़ीसा भाग गए थे, नेपाल। और जब अरुण झा साहब गाजीपुर छोड़ के गए हैं तो वापस आए हैं, और कल्याण सिंह साहब की सरकार गई है तब। लेकिन फिर क्या कल्याण सिंह का वो जलवा कभी आया? उद्धव भाई माफी मांग लेंगे, लेकिन अब वो जलवा, वो जलाल, वो रुतबा नहीं बनेगा। उद्धव ठाकरे ने मुसलमानों की चरण वंदन करके बाला साहब ठाकरे और प्रबोधनकर ठाकरे की बनाई उस 80-90 साल की लेगेसी को एकदम जीरो कर दिया है। प्रबोधनकर ठाकरे इतने बड़े नेता थे महाराष्ट्र के बाबा जी कि आज अगर बॉम्बे, उद्धव के दादाजी जिनका ये नाम ले रहा है, आज अगर बॉम्बे महाराष्ट्र में तो उनकी वजह से, और मोरारजी देसाई उन दिनों बड़े नेता थे। नहीं तो उन दिनों तो गुजरातियों का बस चलता, तो आज मुंबई गुजरात में होता, आज मुंबई गुजरात की राजधानी होती। भाई देश का प्रधानमंत्री या देश के प्रधानमंत्री के बराबर के स्टेटस के नेता थे। अब वो लगे हुए थे कि ना जी ना, मोरारजी देसाई का खुल के विरोध किया, एक संगठन तैयार किया, एक पूरा फुल फ्लेज्ड एक आंदोलन चलाया, और आज उसकी वजह से महाराष्ट्र, बॉम्बे महाराष्ट्र में है। तो उनकी कमाई, इज्जत और बाला साहब की बनाई लेगेसी को उद्धव ठाकरे ने 5 साल के अंदर, 7 साल के अंदर जीरो कर दिया। जीरो नहीं किया, पाताल में ले गए। एक तो होता है कि आदमी हवा में था, धरती पे आ गया, तो फिर ठीक है, हवा में चला जाएगा, नरक में ले गए। मैं आपको ध्यान होगा,
मैं इसका कई बार जिक्र हो गया। अब तो जब से हम लोग 3 तारीख को हम गए थे ना महाराष्ट्र, 4 तारीख को, 4 तारीख से लेकर आज तक हमने कम से कम 50 बार इस बात का जिक्र किया कि महाराष्ट्र के चुनाव में द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होने जा रहा है वो हिंदू कंसोलिडेशन, हिंदुओं का एक होना और उद्धव ठाकरे का पतन है। यही इस चुनाव की कहानी लिखेगा। यही एकमात्र फैक्टर है जो इस चुनाव को डिसाइड करेगा, और वही हुआ। मैं आप लोगों को एक चर्चा बताता हूं, एक किस्सा छोटा सा है 2 मिनट का। 2022 का बाबा जी 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव था। पूर्वांचल के एक बड़े लीडर, बड़े ठाकुर नेता, उनको, अब वो नई विधानसभा से लड़ रहे थे, 2017 की बात है। तो एक नई विधानसभा से लड़ रहे थे, वहां कुछ वोटर मुसलमान था। तो उनके जो सामने 2 लीडर थे, वो भी बड़े बड़े लीडर थे, तो वो भी लगे मुसलमानों के यहाँ घूम घूम के बिरयानी और सेवई खाने। तो ये क्योंकि भाजपा से लड़ रहे थे तो उनको समझ आया, करे यार 10-12 हज़ार वोट है मुसलमानों की, हैं, अगर सिर्फ बिरयानी और सेवई खाने से मिल जाए तो हम भी खा लूँगा। तो अब लगे घूम घूम सेवई खाने, लगे घूम घूम सेवई खाने। तो एक बड़े सीनियर वहाँ एक लीडर थे, ठाकुर साहब थे, और बड़े जमींदार हैं, 100-125 बीघे के जमींदार हैं। तो एक ही बात बोले, का नेता बिरयानियों खात हुआ ना कि सेवैया से पेट भर जाता है? कहना मर्दवा छोड़दा राजनीति जायदा, हमन के जियदा। कहना दुनिया हमन के रोक रोक कहते कि का भैया बिरयानिया खैला बढ़ कर रहे कि छोट कर रहे? मतलब भैंसे की बिरयानी थी कि बकरे की थी? उस दिन के बाद से नेताजी फिर कभी मुसलमानों के द्वार गए नहीं। वोट मिला ना मिला, जीते हारे बात की बातें थी। मुसलमानों के यहाँ नहीं गए, बोले कि अरे भैया मुसलमानों के चक्कर में हिंदू चला जाएगा, ठाकुर चले जाएंगे, राजनीति खत्म हो जाती। उद्धव ठाकरे ने मुसलमानों का चरण वंदन करके अपनी राजनीति खत्म कर दी। अच्छा, अपनी राजनीति खत्म की, अगर अपनी खुद की पार्टी बनाए होते और खत्म कर देते तो कोई बात नहीं थी। दुनिया भर के लीडर्स अपनी पार्टी बनाते और खत्म हो जाते हैं। बाला साहब का नाम डुबो, जैसे अखिलेश यादव ने अपने पिता का नाम डुबो दिया। वैसे तो मुलायम सिंह यादव जी भी एकदम बड़े अच्छे लीडर थे, बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ऐसे बयान उन्होंने दिए अपने जीवन में। कार से को गोली चलवाई है। लेकिन अखिलेश यादव जो राजनीति आज कर रहे हैं, हिंदू विरोधी राजनीति, अखिलेश यादव का भी बहुत जल्दी, उनको तो वो तो अपने पिता की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं ना। हाँ, उनके बाप ने ये राजनीति शुरू की थी, अखिलेश उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उनके पिताजी की तो सीधी थी ना, यादव नहीं, बल्कि अखिलेश उतने मुस्लिम परस्त नहीं है जितने मुलायम सिंह थे जी। उद्धव ने तो, उनके पिता को भी हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था जी। और ये देखिए, एक बात बताऊं, कोई समझदार पॉलिटिशियन होगा तो उद्धव ठाकरे की गलतियों से सबक लेगा। और दुनिया के हर पॉलिटिशियन को कि अपने कोर वोट और कोर वैल्यूज के साथ कभी समझौता मत करो। अपने कोर वोटर को कभी धोखा मत दो। एक बार नहीं, 20 बार विपक्ष में बैठना पड़ जाए, बैठो, विपक्ष की राजनीति करो, पर नेवर 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 कंप्रोमाइज विद योर कोर वैल्यू सिस्टम। वो दिन दूर नहीं है मित्रों कि अखिलेश यादव भी उद्धव ठाकरे बन जाएंगे और सैफई और उसके आसपास, मैं नहीं मानता हूं, नहीं बनेंगे अभी। वो बात की बात है, परंतु जब तक वो अपने पिता की कोर वैल्यू सिस्टम, कोर बिलीफ का, वो उनके पिताजी मुस्लिम परस्त राजनीति करते थे, अहीरों की राजनीति करते थे। अखिलेश आज भी हूबहू वही कर रहे हैं, इसलिए उद्धव ठाकरे वाला हश्र इतनी जल्दी अखिलेश का नहीं होने जा रहा है। 2027 के विधानसभा इलेक्शन में यूपी, देखो यार, देखो, हार जीत एक अलग चीज होती है। हार जीत की बात नहीं कर रहा है। 2014 की हार क्या छोटी मोटी हार थी अखिलेश? अरे 14, 17, 19, 22, 24, एक मिनट, 24 तो बहुत अच्छा। 2014 से 24 आप कंपेयर कीजिए। चुनाव हारना एक अलग चीज होती है, पर कोर वोट मौजूद था। कोर वोट में गड़बड़ नहीं हुई थी अखिलेश की, तो आज 2024 में 37 सीट लेके पट्टा है ना, ललकार रहा है ना, वो अलग बात यार, वो अलग बात है। उसने अपनी कोर वैल्यूज से समझौता नहीं किया अखिलेश ने। हम उद्धव को इसलिए बोल रहे हैं कि उसने
अपनी पार्टी की, अपने पिता की जो मूल आइडियोलॉजी थे उसको धोखा दिया, इसलिए आज यह हुआ है। काफी लंबा वीडियो हो गया नेपोलियन, लेकिन मैं तो फिर भी कहूंगा जी कि अखिलेश यादव अगले उद्धव ठाकरे। नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस। अखिलेश यादव का इतना बुरा हश्र नहीं होगा जितना उद्धव ठाकरे तो एकदम क्लासियस्ट एग्जांपल है। मैं 2027 के बाद बाप की पार्टी को बर्बाद करने का सबसे अच्छा एग्जांपल यदि भारतीय राजनीति में कोई है तो वो उद्धव ठाकरे। मैं 2027 के इलेक्शन के बाद यादव नाम के एक कोरवोट का आपको इसी बीजेपी में शिफ्ट होता दिखाऊंगा, और सिर्फ मुसलमान नमाजवादी पार्टी, समाजवादी से नमाजवादी पार्टी। यहां पर भी मैं डिफर करता हूं। अखिलेश यादव को अभी यादव धोखा नहीं देगा, मुसलमान देगा। हो सकता है 2027 में मुसलमान अखिलेश को छोड़ दे, यादव अभी एक टर्म और देखेगा। तो मित्रों, ये आज की चर्चा थी, आप उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय जय श्री राम।